नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। ब्रेक द चेन के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 68,631 नए मामले सामने आए हैं। 503 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना मरीजों की मौत का इस साल ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 45,654 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में रिकवरी दर 81.18% है। वहीं मृत्यु दर 1.59% पहुंच गई है। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,479 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 85 मरीजों की मौत हुई है। नागपुर में भी कोरोना का कहर जारी है। वहां पिछले 24 घंटे में 7,107 नए केस सामने आए हैं। वहीं 85 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है। बिहार के मधेपुरा में डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां 8 दुकानें आग में जलकर राख हो गई। बताया गया कि यह हादसा बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, जिसने चंद मिनटों में ही कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जो देखते ही देखते आग के शोलों में घिर गई। इन भयंकर लपटों को देख वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने की थोड़ी देर बाद वहां दमकल की गाड़ी पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने बिना समय गवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। सभी दुकानदार और आसपास के लोग भी उनके साथ इस काम में जुट गए। वो बाल्टियों में पानी भरकर लपटों पर फेंकने लगे। दुकानों में यह आग इतनी तेजी से फैली कि उनके मालिकों को वहाँ से सामान हटाने का मौका तक नहीं मिला। बताया गया कि आग की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। यूपी में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। महज 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 30,596 मरीज सामने आए हैं और 129 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। केवल लखनऊ की बात करें तो एक दिन में 5,551 मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की जान गई है। लखनऊ के अलावा प्रयागराज में 15, वाराणसी में 10 लोगों की कोरोना से जान गई। पूरे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,91,457 है। यूपी में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। इसको काबू में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए। उन्होंने मास्क नहीं पहनने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़ाई करने के आदेश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए और दूसरी बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जाए। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में इलाके के लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस की यह टीम वहां बच्चा चोरी के शक में बंधक बनाई गई 3 महिलाओं को छुड़ाने पहुंची थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने उन महिलाओं को लोगों की चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की तो विवाद और बढ़ गया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो जोरदार हंगामा करने लगे, क्योंकि वो उन महिलाओं को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं दिखे। हंगामे के बीच जब पुलिस आरोपी महिलाओं को वहाँ से किसी तरह ले जाने लगी तो लोगों की भीड़ ने उसका रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की। इस विरोध के बीच पुलिस वाले किसी तरह उन महिलाओं को एक-एक कर वहां से ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन इस बीच उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। विवाद इस कदर बढ़ गया कि हालात को संभालने के लिए कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। अगर हमें कार्रवाई करने का मौका नहीं दोगे तो मैं यहाँ बैठ कर थोड़ी कुछ पूछ लेंगे। आरोप है कि इस हंगामे के समय पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। तो उन लोगों से ये बोला कि आप इनको हमारे हवाले करते ताकि हम इनसे पूछताछ कर सकें, तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी पुलिस की। पूरे इलाके में माहौल अब भी काफी गर्म है। हालांकि पुलिस उन तीनों महिलाओं को अपने कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ में जुट गई। दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 25,462 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 161 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिलने का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली की मरीज बढ़ने के बाद केजरीवाल सरकार सख्त कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना के इलाज में लगे सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पताल अपनी कुल क्षमता के 80% आईसीयू और नॉर्मल बेड कोरोना के लिए रिजर्व करें। वहीं कोरोना की वजह से चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन ने
अगले रविवार तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। वहीं आज 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की अहम बैठक होनी है, जिसमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार आज भी कुछ कड़े फैसले ले सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने का दावा किया है। उन्होंने जल्द ही ऑक्सीजन नहीं मिलने पर हालात और खराब होने की बात कही। 3 घंटे से लेके 30 घंटे या 32 घंटे तक में अलग अलग समय पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उनके पास में स्टॉक में है। अगर तुरंत उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई और जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े हैं और पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो अगर उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति बहुत क्रिटिकल हो सकती है। कई बेड्स उनको बंद करने पड़ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में 2 रोड शो और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 रोड शो और एक चुनावी रैली करेंगे। उनका पहला रोड शो उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इसके बाद बीरभूम जिले के साइंतिया में दोपहर 3 बजे वो दूसरा रोड शो करेंगे। शाम 4:30 बजे वो बीरभूम के ही सिउड़ी में एक चुनावी रैली भी करेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे पर आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच बैठक होगी। खबर है कि इस बैठक में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार कुछ और कड़े फैसले ले सकती है। चंडीगढ़ में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की गैर कानूनी तरीके से खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पकड़े गए लोगों के पास से करीब 3000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिले हैं। राजस्थान सरकार ने आज यानी 19 अप्रैल सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। इस बीच राज्य के सभी ऑफिस बंद रहेंगे और पूरे राज्य में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए व्यापार मंडल ने चांदनी चौक बाजार को 25 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक पाबंदियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए इसे जरूरी बताया। उन्होंने लोगों से 30 अप्रैल तक बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाने की अपील की है। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की सही तरीके से जांच नहीं करने पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 4 एयरलाइंस कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना को लेकर सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और जनसेवा में जी जान से जुटने की अपील की। मिस्र के कलयूबिया में हुए एक ट्रेन हादसे में 11 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यात्रियों से भरी ये ट्रेन राजधानी काहिरा से चली थी और कलयूबिया में दाखिल होते ही उसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए। वहां 5 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा रेल हादसा है, जिसने वहां की रेल प्रशासन की नींद उड़ा दी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोग ट्रेन के डिब्बों में फंसे लोगों की मदद के लिए दौड़े। थोड़ी देर बाद राहत बचाव की टीम भी मौके पर पहुंच गई और उसमें शामिल जवानों ने कमान संभाल ली। इस बीच हादसे वाली जगह पर हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। वहाँ कुछ ट्रेन के डिब्बे पलटे दिखे, जबकि कुछ पटरी से नीचे उतरे नजर आए। पटरियों के पास यात्रियों के कपड़े भी बिखरे दिखे। इस हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए 50 से ज्यादा एम्बुलेंस फौरन घटना वाली जगह पर पहुंच गई। जिन अस्पतालों में घायलों को भर्ती करवाया गया, उनके बाहर उनके घर वालों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस बीच अस्पताल के डॉक्टर सभी घायलों की मरहम पट्टी करने में लगे रहे। जिस रेल रूट पर यह हादसा हुआ, उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को काबू करने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा था। इस बीच जगह जगह पुलिस का कड़ा पहरा रहा। ऐसे में बिना मास्क लगाए कार में घूम रहे एक कपल को जब रोका गया तो वो उल्टा पुलिस को ही रौब दिखाने लगे। ये पूरी घटना दरियागंज इलाके के दिल्ली गेट के पास की है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के समय एक कार में एक लड़का और एक लड़की बिना मास्क लगाए कर्फ्यू के समय घूम रहे थे। इनके पास ना तो कर्फ्यू पास था और ना ही चेहरे पर मास्क। इसके बावजूद वो पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे। इस बीच महिला ने पुलिस कर्मियों को अपशब्द भी कहे, जिसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? हमको बना हुआ है कोरोना के चक्कर। अब ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी, इसको क्या करोगे तुम? बात कराएगी और तुम गाड़ी को हटा के दिखा दो। देश इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
हर दिन के साथ कोरोना का ग्राफ नए रिकॉर्ड को छूता जा रहा है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी को थामने के लिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने वायरस पर प्रहार का एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो न सिर्फ कोरोना से करहा रहे तमाम राज्यों के लिए संजीवनी साबित होगा, बल्कि कोरोना की रफ्तार को थामने में भी ये प्लान कारगर साबित होगा। अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। महामारी के खिलाफ पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्लान। पीएम मोदी का वायरस पर ब्रेक लगाने वाला मंत्र। कोरोना पर महाप्रहार की सबसे बड़ी नीति। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर ने कई राज्यों का हाल बेहाल कर दिया है। वायरस के प्रसार का आलम यह हो चुका है कि रोजाना नए मरीजों की तादाद पुराने आंकड़ों को ध्वस्त कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब कोरोना की इसी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए एक्शन में आ चुकी है। इससे पहले कि सच तो ये है कि इस कड़ी में हम आपको केंद्र सरकार का कोरोना के खिलाफ प्लान बताए, उन आंकड़ों को देख लीजिए जिनकी वजह से इस वक्त पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। देश में एक ही दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 2,61,500 दर्ज की गई है। देश में एक ही दिन में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 1501 पहुंच गई है। इसके साथ ही कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 18,01,316 तक जा पहुंची है। लगातार चौथा दिन है जब मरीजों की संख्या ने 2 लाख के आंकड़े को पार किया है। दरअसल कोरोना के ये आंकड़े इसलिए भी दहशत पैदा कर रहे हैं क्योंकि 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नए मरीजों की संख्या 2 लाख से शुरू होकर 2.5 लाख को पार कर चुकी है। सबसे पहले 15 अप्रैल का जिक्र करते हैं। 15 अप्रैल को 2,07,39 मरीज दर्ज किए गए थे। इस दिन 1,038 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। 16 अप्रैल को कोरोना के 2,17,353 मामले सामने आए थे, जबकि 1,185 मरीजों को इसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 17 अप्रैल को कोरोना के 2,34,692 नए मामले सामने आए थे। इस दिन 1,341 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। 18 अप्रैल को कोरोना के कुल 2,61,500 मामले दर्ज किए गए, जबकि 1,501 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हुई। कोरोना की इसी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। इस नए प्लान ऑफ एक्शन के तहत पीएम मोदी ने सबसे पहले मोर्चा संभाला वाराणसी से। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित इस बैठक में पीएम मोदी ने प्रशासन को लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कोरोना के खिलाफ कुछ बेहद अहम हथियारों का जिक्र भी किया, जिनमें 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 45 साल की उम्र से ज्यादा के सभी लोगों का वैक्सीनेशन, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सरकार और समाज का साथ। इसके अलावा सतर्कता ही बचाव जैसे हथियारों के बल पर कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीता जा सकता है। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। भले ही देश में कोरोना की विकराल चुनौती बनी हुई है,
लेकिन सच तो ये है कि उस चुनौती को पार पाने के लिए मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर दवा के दामों को तत्काल घटाना भी इसकी बानगी माना जा रहा है। यानी कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड की दवा रेमडेक जो पहले 2800 रुपए में मिलती थी, वो अब 899 रुपए में मिलेगी। सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड की रेमविन दवा की पहले कीमत 3950 रुपए थी, जो अब 2450 हो गई है। डॉक्टर रेड्डी की रेडेक्स जो 5400 रुपए में मिलती थी, वो अब 2700 रुपए में मिलेगी। सिप्ला लिमिटेड की सिप्रेमी की कीमत 4000 से घटाकर 3000 कर दी गई है। माइलिन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड की दवा डेसरेम के दाम 4800 से घटाकर 3400 कर दिए गए हैं। जुबिलेंट जेनरिक्स लिमिटेड की दवा जुबिआर की कीमत पहले 4700 थी, लेकिन अब ये 3400 हो गई है। इसी तरह हेट्रो हेल्थ केयर लिमिटेड की कोविफोर के दामों को 5400 से घटाकर 3490 कर दिया गया है। दरअसल रेमडेसिविर का प्रोडक्शन ये 7 कंपनियां ही करती हैं। कोरोना के मरीजों के लिए यह दवा रामबाण साबित हो रही है, लेकिन महामारी के इस दौर में इस दवा की लगातार किल्लत हो रही है, जिसके चलते इस दवा के दाम आसमान छूने लगे थे। यही वजह है कि सरकार ने इसके दाम कम करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, कोरोना के खिलाफ इस जंग में केंद्र सरकार तमाम चुनौतियों की काट में जुटी है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि रेमडेसिविर के उत्पादन को दुगना कर दिया गया है। रेमडेसिविर की लगातार हो रही किल्लत के चलते फिलहाल इसके निर्यात को बंद कर दिया गया है। लोग इस एंटीवायरल दवा को ऊंचे दामों पर ना बेच सकें, इसके लिए कालाबाजारी पर सख्त निगरानी की जा रही है। साथ ही कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को भी लगातार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सितंबर तक कोवैक्सीन का उत्पादन 10 गुना किया जाएगा। इतना ही नहीं, अस्थायी अस्पताल बनवाकर बेड की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। रेमडेसिविर की उपलब्धता को और उसकी कमी को ठीक प्रकार से जल्दी हैंडल किया जाए, इसके लिए जो हमारा मंत्रालय है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का, उसका भी पूरा सहयोग है। उसके सहयोग से भी जो सभी बड़ी कंपनियां इसको बना रही हैं, उनको भी जो है पूरी तरह से आगाह किया गया है अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए। और इसके साथ साथ इस दवा का एक्सपोर्ट जो है वो भारत से बाहर उसको बैन किया गया है, और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी इत्यादि होर्डिंग इस दवा की ना हो, या दूसरी और भी दवाई जो संबंधित हैं ना हो, उसके लिए भी ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सख्त कार्रवाई देश के अंदर की जाए। महामारी के इस डराने वाले दौर में ऑक्सीजन की किल्लत कई राज्यों में देखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद ने ऑक्सीजन सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऑक्सीजन की इसी सप्लाई को बढ़ाने और उत्पादन में इजाफा करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा है, बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए, इंटरसिटी और इंटरस्टेट ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, ऑक्सीजन ले जाने में ट्रांसपोर्टरों को दिक्कत ना हो, ड्राइवरों की ड्यूटी को शिफ्ट में लगाया जाए, ड्राइवरों को 24 घंटे टैंकर के साथ तैयार रखा जाए, सिलेंडर भरने वाले प्लांट को 24 घंटे काम करने की इजाजत दी जाए। ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी जो रणनीति भारत सरकार ने बनाकर पहले भी बहुत कुछ किया था, सारे देश में अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट्स हम लोग विकसित कर रहे हैं। 1 लाख और सिलेंडर्स हम लोग जो है खरीद रहे हैं। 1 लाख पिछले साल भी खरीद के जो है निःशुल्क सारे स्टेट्स को उपलब्ध कराए थे। और अभी 30 अप्रैल तक का पूरा शेड्यूल हम लोगों ने किस किस प्रकार से ऑक्सीजन किस किस स्थान पर किस किस मात्रा के अंदर उपलब्ध होगी स्टेट्स को, और ऑक्सीजन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, अनहिंडर्ड वो सब कुछ होगा। उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने भी
जितने आवश्यक आदेश हैं वो जारी किए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन तस्वीरों की जिम्मेदारी लोगों की लापरवाही है, क्योंकि इसी लापरवाही की वजह से कोरोना को देश में दोबारा पांव पसारने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरेंद्र कुमावत नाम के शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसके कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। शिवराज सरकार के आदेश पर वहां पिछले काफी समय से माफिया और दूसरे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है और इसी के तहत शराब माफिया पर भी एक्शन लिया गया। प्रशासन की टीम ने उसके कई अवैध निर्माण को ढहा दिया। इस काम में खुदाई करने वाली मशीन को लगाया गया, जो एक के बाद एक उन अवैध निर्माणों को जमींदोज करती दिखाई दी। यही नहीं, प्रशासन के कुछ कर्मचारी तो खुद ही एक मकान की दीवार को हथौड़े से तोड़ने लगे। जिस अवैध साम्राज्य को खड़ा करने में आरोपी को सालों का वक्त लगा, उसे मिनटों में मिट्टी में मिला दिया गया। यहाँ पे इनके जो अवैध निर्माण हैं, जिनकी अनुमति नहीं है, उसको हमारे द्वारा तोड़ा जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई के समय वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे, ताकि कोई हंगामा होने पर उसे वक्त रहते संभाला जा सके। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। 15 मई तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, पार्क, जिम बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है और धार्मिक स्थलों को भी बंद किया गया है। यही नहीं, शादियों में अब सिर्फ 100 लोग शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। बिहार में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बिहार सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन भी दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के बाहर रह रहे लोगों से जल्द वापस लौटने की अपील की गई है। प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। शादी और श्राद्ध का कार्यक्रम था, उसके लिए 200 व्यक्तियों का किया गया था। अब उसको घटा करके आज निर्णय लिया गया कि 100 व्यक्ति से आगे मत बढ़ाइएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ियों पर मौजूद जंगलों में लगी आग अब वहां की यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। ये आग वहां के जंगलों में एक दिन पहले लगी थी, जो कुछ ही घंटों में केप टाउन यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुंच गई, जिसके बाद इस भीषण आग ने यूनिवर्सिटी की कई इमारतों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिन इमारतों में आग लगी, उनकी छतों से भयंकर लपटें निकलती दिखाई दी। आग से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को अपने अंदर ढक लिया। इस विनाशकारी लपटों के रास्ते में जो कुछ भी आया, उसे उन्होंने जलाकर राख कर दिया। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यूनिवर्सिटी में लगी आग को बुझाने की पूरी कोशिश करते दिखाई दिए। इस काम में हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली गई, जो आसमान से शोलों पर पानी की बौछार करते नजर आए। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने पूरे कैंपस को खाली करवा लिया। कोरोना मरीजों की वजह से बढ़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ट्रेनों से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। पीयूष गोयल ने बताया कि महाराष्ट्र को 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, दिल्ली को 350 मैट्रिक टन और यूपी को 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई 20 अप्रैल के बाद से शुरू होगी। कई राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी की बात कही है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली शामिल है। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रेलवे कोई कसर नहीं छोड़ रही। हम मरीजों तक जल्द से जल्द और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल कर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाएंगे। बताना चाहूंगा कि 6177 मैट्रिक टन 6000
177 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमने अलग अलग राज्यों को उपलब्ध कराने का आज पूरा प्लान फाइनल कर दिया है। 20 अप्रैल के आगे महाराष्ट्र को 1500 मेट्रिक टन, यानी देश का सबसे अधिक आज महाराष्ट्र को अलॉट किया गया है 1500 मेट्रिक टन। साथ ही साथ दिल्ली को 350 मेट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 800 मेट्रिक टन और अलग अलग राज्यों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बड़ा फेयरली एलोकेट किया गया है। कोरोना मरीजों की वजह से बढ़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगाई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक चिकित्सा के काम के अलावा अब केवल 9 इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी रहेगी। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। एक दिन में कोरोना के 10,514 नए मामले सामने आए हैं और 42 लोगों की जान गई है, जबकि एक दिन में 3,084 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिन शहरों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आए हैं वो जयपुर और उदयपुर में शामिल हैं। जयपुर में एक दिन में 1963 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो उदयपुर में 1001 मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 67,387 हैं। गुजरात में भी कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। राज्य में एक दिन में 10,340 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जबकि 110 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 3,981 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। राज्य में 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार गोपाल चंद्र साहा को बदमाशों ने गोली मार दी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी उम्मीदवार गोपाल चंद्र साहा को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल हालत में उन्हें फौरन मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए और वहां 42 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे राज्य में 20 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और उत्तराखंड से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया। नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही इन राज्यों से आने वाले लोगों को महाराष्ट्र में आने दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के गोपालपोखर में दोपहर करीब 12:15 बजे और इसी जिले के इटहर में करीब 1 बजे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो नादिया जिले के कृष्णनगर दक्षिण में दोपहर 3:30 बजे एक रोड शो भी करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन को दूसरे राज्यों में भेजने का आरोप लगाते हुए उसे वापस रिस्टोर करवाने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए रोजाना 700 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की भी मांग की। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। इसके लिए वहाँ खुले में होने वाले समारोह में 100 और बंद जगहों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मौजूद एक गाँव से पुलिस ने कई देसी बम बरामद किए और फिर बाद में उन बमों को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने वीकेंड लॉकडाउन के समय कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर 569 लोगों पर केस दर्ज किया। इसके अलावा 323 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 2300 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीजेपी एक बार फिर देश भर में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी ने पिछली बार जहां सेवा ही संगठन नाम से अभियान चलाया था, वहीं इस बार पार्टी ने अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाने की तैयारी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों से वर्चुअल बैठक कर इस अभियान को चलाने का निर्देश दिया। देश में अब रोजाना 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को फील्ड में होना चाहिए और प्रोटोकॉल के साथ होना चाहिए, तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करके वो क्या कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी लेवल तक के वार्ड मेंबर्स के साथ हमारी 1-2 दिनों के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन लाइन हमारा नीचे तक स्थापित हो जाए
भारतीय जनता पार्टी जैसे सेवा ही संगठन में काम किया है, उसी सेवा ही संगठन का अब ये फेज 2 है जिसपे हम काम में जुटे हैं। तो हम सब लोग इसको देख लें। दिल्ली पुलिस ने बाहरी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में स्थित एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के 35 मरीजों की मदद के लिए कल 20 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। निहाल विहार पुलिस थाने के कर्मचारी को दोपहर करीब 1:30 बजे नांगलोई नजफगढ़ मार्ग स्थित मनसाराम अस्पताल से कॉल आया था। उनसे फोन पर कहा गया कि अस्पताल में कोरोना के 35 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और उसने आनन फानन में अस्पताल को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई। देखा कि बवाना और मुंडका में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई की फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही साथ हमने कुछ हेल्पलाइंस और सीनियर ऑफिशियल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। 2 टीम को हमने मुंडका और बवाना के एरिया में रवाना किया। बवाना की ऑक्सीजन फैसिलिटी जो है वहाँ से हम 10 सिलेंडर लेने में कामयाब रहे और आधे 1 घंटे बाद हम 10 और सिलेंडर लेने में कामयाब रहे। तो टोटल मिला के निहाल विहार थाने की टीम 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को एस्कॉर्ट करके राम मनसा हॉस्पिटल तक विद इन टाइम लेकर आई। और देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कमी ऑक्सीजन सिलेंडर की है। कई लोग तो इस संकट की घड़ी में भी मुनाफा कमाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को दोगुने दाम में बेच रहे हैं। लेकिन लखनऊ के रहने वाले चांद कुरैशी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। चांद कुरैशी एक समाजसेवी हैं जो अपनी संस्था राहते इंसानियत फाउंडेशन के जरिए बिना पैसे लिए कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद श्री गुरुजी अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी अस्पताल के ही कर्मचारी हैं, जिन्होंने पीपीई किट पहनकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी की थी। उत्तराखंड के टिहरी जिले के कोरोना अस्पताल से 20 पॉजिटिव मरीज भाग गए, जिससे पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। भागे हुए सारे मरीज दूसरे राज्यों से हैं, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल भागे हुए मरीजों की पुलिस तलाश कर रही है। केंद्र सरकार ने 9 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर दूसरे औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसके लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी भेजी गई, जिसमें ये कहा गया कि राज्य ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ चिकित्सा के काम के लिए कर सकते हैं, ताकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के साथ ही लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड में बिना मास्क के घूमने पर अब 200 की जगह 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा वहां शादियों में अब सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। यूपी के जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 परिवारों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। राजस्थान की भीलवाड़ा में गद्दे बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी। सूचना पर फौरन वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। यूपी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। दूसरे चरण के तहत लखनऊ और वाराणसी समेत राज्य के 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। कानपुर में कोरोना के मरीजों के लिए राहत की खबर है। दरअसल पिछले कुछ समय में कानपुर में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लेकिन कल देर रात 20 टन ऑक्सीजन लेकर एक ट्रक रायबरेली से कानपुर पहुंचा। कड़ी सुरक्षा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ऑक्सीजन ट्रक को लेकर कानपुर पहुंचे, जिसके बाद अब कानपुर के सभी कोरोना अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलना तय माना जा सकता है। लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए नोएडा पुलिस ने एक नई पहल की है। नोएडा पुलिस के मुताबिक अगर किसी भी पीड़ित को प्लाज्मा की जरूरत है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट से प्लाज्मा की मांग कर सकता है। पुलिसकर्मी जरूरतमंद को प्लाज्मा मुहैया करवाएंगे। जरूरतमंद मरीज और उनके परिजन गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज और हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके पुलिसकर्मी उन्हें प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अब बात पाकिस्तान की। पूरी दुनिया इस वक्त अमन और शांति से रमजान मना रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है। दरअसल तहरीके लब्बैक के समर्थकों और इमरान सरकार के बीच पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को
निष्कासित करने को लेकर इस कदर ठनी हुई है कि लाहौर की सड़कें पिछले 3 दिनों से जंग का मैदान बनी हुई है। रविवार को तहरीके लब्बैक के समर्थकों और पाकिस्तानी सुरक्षा बल के बीच हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं और आज हम आपके सामने पाकिस्तान में पिछले हफ्ते से चल रही इस हिंसा और हंगामे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। पाकिस्तान की सड़कों पर गदर, लाहौर में कट्टरपंथियों का तांडव, टीएलपी समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसा, पाकिस्तान में खूनी रमजान, सड़कों पर पत्थरबाजी करते लोगों का हुजूम, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का उठता सफेद धुआं, तो उसी सड़क पर जलते टायरों से उठता काले धुएं का गुबार, और इस सब के बीच दिल दहलाती गोलियां चलने की आवाजें। अब इस आगजनी और हंगामे के दूसरे पहलू की तस्वीरें भी देख लीजिए। इन तस्वीरों को हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, लिहाजा हमने इन्हें ब्लर कर दिया है। लेकिन इन तस्वीरों का सच ये है कि इस भीड़ में लोग अपने जख्मी और खून से नहाए साथियों को एक जगह पर ला रहे हैं। इस हिंसा और हंगामे में जो लोग मारे गए उनके साथ ही इसका सीधा सीधा आरोप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार पर लगा रहे हैं। रोजे की हालत में रमजान में इस वक्त हमारी 2 शहादतें हो चुकी हैं। ये दिखाएं जरा, ये दिखाएं इस कौम को, ये नामूसे रिसालत के शहीद दिखाएं, बताएं कि ये फ्रांस के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। ये इमरान खान जो नामूसे रिसालत की बात करता है, नामूसे रिसालत वालों के लिए कर क्या रहा? घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए सड़क पर खड़ी कई एम्बुलेंस इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इस जगह पर जो हंगामा बरपा उसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई। आइए अब आपको इन तस्वीरों के पीछे का सच भी बता देते हैं। ये तमाम तस्वीरें पाकिस्तान के शहर लाहौर के आज चौक पर बने पाकिस्तान के ही एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पार्टी के मरकज की हैं। और तस्वीरों में बरपा हंगामा भी टीएलपी के मरकज के बाहर सड़क पर हुआ। दरअसल पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के कई शहरों में तहरीके लब्बैक के समर्थकों ने हंगामा मचा रखा है। सड़कें जैसे जंग का मैदान बन गई हैं। हजारों की तादाद में टीएलपी के समर्थक सड़कों पर डटे हैं और इस दौरान पाकिस्तान पुलिस और सुरक्षा बलों की टीएलपी के इस्लामिक कट्टरपंथियों के बीच एक बार नहीं बल्कि कई बार हिंसात्मक झड़पें हो चुकी हैं। खबर के मुताबिक पिछले 3 दिनों से भड़की इस आग में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान पुलिस का कहना है कि उसके भी 2 जवान इस हिंसा में मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। टेररिज्म बोओगे, टेररिज्म ही काटोगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये वही कट्टरपंथी लोग हैं जिनको आप लोगों ने अब तक संरक्षण दिया। आज आप उसका हर्जाना बहुत रहे हैं। आप ही के लिए तकलीफ हो रही है। डिसाइड आपने करना है कि आपने कट्टरपंथियों के साथ चलना है या नहीं चलना है। दरअसल पाकिस्तान में फैले इस खून खराबे के पीछे पिछले साल फ्रांस की एक मैगजीन में छपा पैगंबर मोहम्मद का एक विवादित कार्टून है। इसी मसले को लेकर तहरीके लब्बैक ने इमरान खान सरकार को पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को 20 अप्रैल तक निष्कासित करने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन उससे पहले ही 12 अप्रैल को पुलिस ने तहरीके लब्बैक के सरगना साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया था।
इतना ही नहीं, 14 अप्रैल को इमरान सरकार ने तहरीक लब्बैक पर आतंक रोधी कानून के तहत बैन लगा दिया। इसके बाद तहरीक लब्बैक ने इमरान सरकार के इस फैसले के विरोध में पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन जब इमरान सरकार ने टीएलपी की मांगे नहीं मानी तो उसके समर्थकों ने अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। गृह युद्ध हमेशा से चल रहा था पाकिस्तान में। पाकिस्तान वॉज नेवर स्टेबल। ये हमारे लिए दुख की बात है भारत में कि हमारा पड़ोसी देश हमेशा से गृह युद्ध में चल रहा था। गृह युद्ध अब उस चरम सीमा पर पहुंच गया है कि मुझे लगता है कि इस बार आर या पार की लड़ाई हर पाकिस्तानी लड़कर ही रहेगा। रविवार को लाहौर में भड़के हिंसा के बाद पुलिस का आरोप है कि कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के समर्थकों ने नावनकोट पुलिस थाने पर हमला किया और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर पेट्रोल बम फेंके। इस दौरान पुलिस अधिकारी थाने में फंस गए और इसका फायदा उठाकर कट्टरपंथियों ने एक डीएसपी को अगवा कर लिया। पुलिस का यह भी आरोप है कि कट्टरपंथियों ने डीएसपी को अगवा करने के बाद उसे बुरी तरह से टॉर्चर भी किया। मैं नवाकोट डीएसपी, ये आज एक ऑपरेशन कर रहे थे, जो थाने के आगे ब्लॉकेड है था, तो वहाँ मुश्तिल हजूम के पास आ गए। तो फिर कारी फारूक साहब ने उनको सारों को रोका और उनसे निजात दिलाई। आज सुबह लेकिन खुद पर लग रहे आरोपों को दरकिनार कर तहरीक लब्बैक पार्टी के प्रवक्ता ने इमरान सरकार को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है कि वो अपने समर्थकों के शव तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक पाकिस्तान की सरकार फ्रांस के राजदूत को निष्कासित नहीं कर देती। आज सुबह 8 बजे लाहौर मरकज़ पर अचानक फोर्सेज ने हमला किया है और जिसमें कसीर तादाद में हमारे कारकुन शहीद हो चुके हैं, जबकि काफ़ी तादाद में ज़ख्मी हैं। अलियान पाकिस्तान से बिलुमूम और लाहौर से बिलखुसूस ये दरख्वास्त है कि फ़ौरन इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, अपने घरों से बाहर निकले। हम इन शुहदा को तब दफनाएंगे जब फ्रांस का सफ़ीर इस मुल्क से दफ़ा होगा और हमारे मुआहदे पर अमल हो। दरअसल इमरान खान के लिए सरदर्द बने तहरीक लब्बैक के संस्थापक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की पिछले दिनों रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद को घेर लिया था। ये वही मौलाना थे जिन्होंने करीब 2 साल पहले आसिया बीबी की रिहाई के मुद्दे पर पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा दिया था। उनकी मौत के बाद अब उनके बेटे साद हुसैन रिजवी ने पार्टी की कमान संभाल रखी है। पाकिस्तान में ये जो आग लगाई हुई है इस समय, इसका कौन जिम्मेवार है? सिवाय पाकिस्तान के और किसी को जिम्मेवारी नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस तरीके का आपका बिहेवियर रहा है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, आप आज उसी आग में खुद पा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। जानकारों का भी मानना है कि आज पाकिस्तान में जो हालात उनके लिए वहां की सरकार ही जिम्मेदार है। मजहबी कट्टरता और आतंकवाद के जिस भस्मासुर को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया है, वही भस्मासुर उसे आज झुलसा रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छठे चरण के मतदान से पहले आज बंगाल में दोनों पार्टियों के दिग्गज पार्टी उम्मीदवारों के लिए रोड शो और चुनावी जनसभा करेंगे। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह आज 3 रैली और 1 रोड शो करेंगे। उनकी पहली रैली सुबह 11 बजे पश्चिम वर्धमान के पांडवेश्वर में होगी। दोपहर करीब 1:30 बजे उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में उनकी दूसरी रैली और दोपहर 2:30 बजे कालियागंज में वो तीसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट में उनका रोड शो होगा। इसी तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 रोड शो और 1 चुनावी रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में पहला रोड शो और बीरभूम जिले के साइंथिया में दोपहर 3 बजे उनका दूसरा रोड शो होगा। शाम 4:30 बजे वो बीरभूम के ही सिउड़ी में चुनावी रैली करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी भी उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज, हेमताबाद और चाकुलिया में चुनावी रैली करेंगे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7वें और 8वें चरण का मतदान चुनाव आयोग को एक साथ करवाना चाहिए। दीदी 8 फेज में चुनाव हो रहा है, मुझे याद नहीं आता जब पिछले कोई साल में किसी राज्य में इतने लंबा चुनाव हुए हो। बहुत दुख का बात है कि अभी जब कोविड भी चल रहा है, ये टाइम में मैंने चुनाव आयोग के पास विनती किया था कि आपने 3 इलेक्शन एक साथ करके एक दिन में कर दीजिए। सब तो कम से कम 5th फेज हो गया, 6th फेज में पूरा हो जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारा बात नहीं सुना। बीजेपी जो बोलता है वही सुनता है, तो हम क्या करें? हम इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एज ए लार्जर पार्टी ऑफ बंगाल, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आई रिक्वेस्टेड देम, दे डिडंट लिसन टू मी। इलेक्शन और कोविड एक साथ में चले तो इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए, अगर एक दिन में कर दे तो अच्छा है। कि 5th फेज तो हो गया ऑलरेडी, 5 फेज हो गया, अभी 3 फेज बाकी है। 3 फेज अगर एक साथ में होते और 2 फेज 22 का कर दो, ठीक है, आज 18 हो गया तो 22 को कर दो, 26-29 को तो एक दिन में कर दे सकता है, एटलीस्ट एक फेज तो हम कम भी कर सकता है। ब्रेक द चेन के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 68,631 नए मामले सामने आए हैं। 503 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना मरीजों की मौत का इस साल ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 45,654 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी दर 81.18% है, वहीं मृत्यु दर 1.59% पहुंच गई है। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,479 नए केस सामने आए, साथ ही 85 मरीजों की मौत हुई। नागपुर में भी कोरोना का कहर जारी है, वहां पिछले 24 घंटे में 7,107 नए केस सामने आए, वहीं 85 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट करवाकर आना अनिवार्य कर दिया है। बिहार के मधेपुरा में डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां 8 दुकानें आग में जलकर राख हो गई। बताया गया कि यह हादसा बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, जिसने चंद मिनटों में ही कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जो देखते ही देखते आग के शोलों में घिर गई। इन भयंकर लपटों को देख वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने की थोड़ी देर बाद वहां दमकल की गाड़ी पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने बिना समय गवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। सभी दुकानदार और आसपास के लोग भी उनके साथ इस काम में जुट गए। वो बाल्टियों में पानी भरकर लपटों पर फेंकने लगे। दुकानों में यह आग इतनी तेजी से फैली कि उनके मालिकों को वहाँ से सामान हटाने का मौका तक नहीं मिला। बताया गया कि आग की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ।